महाकुंभ में आपका अनुभव कैसा था? आस्था का एक ऐसा संगम अपने आप में अनूठा है। ग्राउंड पर क्या चीजें थी व्यवस्थाओं को लेकर? लगभग 6.5 किलोमीटर का रास्ता होता है जो संगम तक आपको लेके जाता है। वो गांव की जनता पैदल तय कर रही थी। सड़कों पे हुजूम था। दूसरा शाही स्नान था, सबसे बड़ा स्नान था। आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो बैलेंस बना रहता है। वो बैलेंस खत्म हो गया था। वो बैरिकेड्स टूट गए और जो लोग सो रहे थे घाटों पे, उनके ऊपर लोग चढ़ बैठे। खोया पाया सेंटर्स पे जो दर्द हमने देखा है, जो छलकते आंसू हमने लोगों ने देखे हैं, उसका अनुभव बहुत कचोटता है। मुस्लिमों ने भी काफी मदद की वहाँ पर, हिंदुओं की मस्जिदें हैं, लोगों ने अपने घर खोल दिए, खासतौर पे स्टैम्पेड के बाद। रिपोर्ट हुआ एक जगह का, झूसी भी एक इलाका था, एक स्टैम्पेड वहां हुआ। हालांकि प्रशासन ने इसे कंफर्म नहीं किया आज तक। भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का आगमन संगम नगरी से हुआ। देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए और संगम नगरी में उन्होंने डुबकी लगाई। महाकुंभ के कई रंग हमें देखने को मिले। हम तो न्यूज़ रूम से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो शख्स जो ग्राउंड पर मौजूद है वही हमें महाकुंभ की असली तस्वीर, असली रंग अच्छे तरीके से बता सकता है। यही सब जानने के लिए हमारे साथ हैं TV9 डिजिटल के वरिष्ठ पत्रकार शिवांग माथुर। उनसे हम जानेंगे महाकुंभ की असली तस्वीर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवांग TV9 डिजिटल पर। सबसे पहले तो यही सवाल पूछना चाहूंगी कि महाकुंभ में आपका अनुभव कैसा था? महाकुंभ का अनुभव बहुत ही अनूठा और कमाल का था, क्योंकि एक ऐसा इवेंट था जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग पहुँचे, उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई, और आस्था का एक ऐसा संगम जो बड़ा ही अपने आप में अनूठा है। इससे पहले भी हमने कई सारे अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ कवर किए, लेकिन ये बहुत अनूठा अनुभव था, क्योंकि एक तो जो सरकार ने बताया कि 144 साल के बाद ऐसा समय आया है जब ये महाकुंभ हो रहा है, तो जितनी भीड़, जितने श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुँचे, जो वहाँ की भव्यता थी, जिस तरह के तंबू वहाँ लगाए गए, जिस तरीके का, जिसे कहते हैं सेक्टर्स में पूरे इलाके को बांटा गया, 12-15 किलोमीटर के एरिया में पूरा शहर, मतलब जहाँ आप देखें वहाँ लोग ही लोग। तो बड़ा एक अनुभव, जिसे कहते हैं कमाल का अनुभव था, जिसको हम वहाँ से लेके आए। तो एक तरफ तो कुछ मीठी यादें तो जुड़ी होती हैं, कुछ खट्टी यादें भी किसी न किसी आयोजन से ज़रूर जुड़ी होती है। तो महाकुंभ की वो दोनों खट्टी मीठी यादें हमें ज़रा बताइए। देखिए रिया, हम लोग वहाँ करीब 20 दिन रहे, और 20 दिनों में जो हमारे स्टार्टिंग के दिन थे, मैं कहूँगा वो बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि उस वक्त हम बेसिकली अपने चैनल के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कलरफुल स्टोरी देख रहे थे, है ना। हम लोगों से कहा जाता है कि कलर्स दीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दीजिए, और उसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को खोजने का नतीजा है IIT बाबा जी, बिल्कुल, और मोनालिसा और क्या हर्षा, जो भी उनका नाम था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसीलिए खोजी गई क्योंकि कोशिश ये थी कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाली जाएं, या वहाँ कुछ ऐसे जो विदेशी सैलानी या श्रद्धालु आए हुए थे वो बड़े कलरफुल तरीके के थे। किसी ने स्पार्कल कलर से अपना मेकअप कर रखा था। अच्छा, आप यहाँ पर विदेशी उनकी बात कर रहे थे, तो उनको महाकुंभ के बारे में कैसा पता चला आपको? कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे उनसे बातचीत के बाद? जब पहले दिन पहुँचा तो जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ था मीडिया का, वहाँ पे मेरी एक नज़र गई, जो एक व्यक्ति फ्रांस से आए थे, और मैंने उनसे बात की और उनको अपने कैंप में लेके गया, और उनसे मैंने काफ़ी देर उनके साथ में रहा मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका ये 3रा या 4था कुंभ है जो वो लगातार, और वो पिछले 35 साल से भारत आ रहे हैं, और वो बहुत फॉन्ड हैं भारत की जो परंपरा है, जो यहाँ की आस्था है। और बल्कि उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे भारतवासियों को भी इतनी नॉलेज नहीं है सनातन धर्म के बारे में या महाकुंभ के बारे में, जितनी नॉलेज का जैसे पिटारा वो लेके अपने साथ आए थे। और उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनका पूरा ग्रुप था, और बहुत ही कलरफुल छाते उनके पास थे। वो जिसको मन कर रहा था वो छाते उनको बांट रहे थे, और वो छाते जो थे वो बड़े कलरफुल थे। उसके पीछे उन्होंने मेरे को थ्योरी बताई कि इसका बड़ा कारण ये है कि जैसे जीवन में अलग अलग रंग होते हैं, उन तमाम रंगों को लेके मैं अपने साथ चल रहा हूँ। पूरे चेहरे पे स्पार्कल कलर लगा रखा था, बालों में फूल थे, वो तस्वीर है मेरे पास, और बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये बिल्कुल ही अलग तस्वीर है, क्योंकि यूजुअली जो वेस्टर्न तरह के लोग हैं उनको देखा जाता है कि वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं इस तरह की चीजों को। नहीं, यहाँ मुझे अनुभव दूसरा रहा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम आजकल देख रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं उनमें सनातन धर्म को लेके जो रुचि और आस्था है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप इस्कॉन टेम्पल जाएं तो आप वहाँ देखेंगे, लेकिन पहले ऐसा कम देखने को मिलता था। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो भारत का जो योग है या जो इस तरह की चीज़ें हैं या
साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, ये भारत के लोगों को कम, बाहर के लोगों को ज़्यादा भा रहा है। हाँ। और मैं आपको बताऊं, अपने कुंभ में मेरे को ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स मिले, बल्कि फॉरेन के जर्नलिस्ट मिले जो यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, यूएस से आए थे, कुछ लोग न्यूजीलैंड से थे, कुछ लोग पोलैंड से थे। ऐसे कई लोगों से लंदन से हमारी मुलाकात हुई, जो जर्नलिस्ट थे, जो फोटोग्राफर्स थे। एक जो थे कैमरामैन थे, वो 70-75 साल के थे। अब सोचिए इस उम्र में वो कवरेज कर रहे हैं वहाँ पे रह के 48 दिनों तक, तो कितना ज़्यादा क्रेज़। और वो एक एक जो तस्वीर होती है उसके लिए घंटों इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जिस वक्त जो अखाड़े स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाते हैं, 4 बजे का वक्त होता है, उस वक्त एक तस्वीर को कैप्चर करने के लिए वो कितने जतन करते हैं, वो देखने वाली चीज़ थी। और उनका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो सारी फुटेजेस होती हैं, जो ये तस्वीरें होती हैं, ये बहुत महंगी बिकती भी हैं बाद में, तो उस सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट देखी। हाँ, क्योंकि एक तस्वीर ही बहुत सारी चीज़ें बोल जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एक तस्वीर हम लोग पढ़ते थे कि एक तस्वीर 5000 शब्द बयां करती है, बिल्कुल। तो ये उस तरह का था। तो शिवांग, आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि महाकुंभ शुरू होने से पहले सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं का पूरा एक बोल सकते हैं ढांचा तैयार करके रखा था कि हमने ये सब चीज़ें वहाँ पर की हैं, सुरक्षा के लिए ये इंतज़ाम है। ग्राउंड पर सही में असल में क्या चीज़ें थी व्यवस्थाओं को लेकर? क्या देखिए रिया, ये कहना कि सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं में कमी थी, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है सरकार के साथ, या यूं कहें कि उन हज़ारों प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो दिन रात खून पसीना बहाकर जिन लोगों ने इस कुंभ में ड्यूटी की है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त प्रयास किए, बहुत ज़बरदस्त तैयारियां करी। हज़ारों हज़ार पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सेना के जवानों को तैनात किया गया, सिविल वॉलंटियर्स तैयार किए गए। सरकार ने अपनी तरफ से जो पूरा खाका तैयार किया था वो बहुत अच्छा था। ये भी आप मान के चलिए कि जब तक स्टैम्पेड नहीं हुआ, मौनी अमावस्या की रात को जो स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची और लोग मरे, उससे पहले तो सब अच्छा ही चल रहा था। सब हम जितनी कहानियां वहां से भेज रहे थे वो सब पॉजिटिव थी, सब इंटरेस्टिंग थी, और बड़ी डिफरेंट तरह की चीजें हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन जब स्टैम्पेड हो गया तो सरकार की सारी मेहनत बेसिकली धुल गई, वो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, और वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना दुर्भाग्यपूर्ण रहा सरकार के लिए कि सरकार की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। अच्छा शिवांग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात की जाए, कई वीडियोस वायरल हो रही थी, लंबा लंबा जाम, रेलवे स्टेशन पर भीड़, बस अड्डे पर भीड़, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं थी वहाँ पर, कैसी तैनाती थी फोर्सेस की, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमें समझनी होंगी। पहली चीज़ कि जब कुंभ शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में 3 शाही स्नान थे। उन 3 शाही स्नानों पे बेसिकली होता क्या है कि अखाड़े जो होते हैं, भारत में 13 अखाड़े हैं, तो उन 13 अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, वो तमाम बड़े संत इन शाही स्नानों पे सुबह सुबह सबसे पहले जाके संगम में, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और उसके बाद जो आम जनता होती है वो स्नान करती है। और ऐसे में जो लोगों में क्रेज़ है इस चीज़ को देखने का, एक बहुत बड़ा क्रेज़ कुंभ में होता है नागा साधुओं को देखने का, दूसरा होता है अघोरियों को देखने का, क्योंकि उनकी बहुत ही अलग सी स्टोरी है। जी। तो लोगों में ये क्रेज़ सरकार की वजह से जागा, सरकार ने इसको ग्लैमराइज किया, इसको बहुत इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया, अखबारों में, टेलीविजन पे होर्डिंग्स लगाए गए, और ये कहा गया कि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अमृत बरसेगा और आप उसमें स्नान कीजिए। देश भर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पहुँचे और लोगों ने वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई। जो सवाल आपका था कि इंतज़ाम कैसे थे, देखिए सरकार ने बहुत सारी ट्रेन चलाई, करीब 3500 ट्रेनें ऐसी चलाई जो फ्री की थी। बिल्कुल। साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, सब जगह लोग ट्रेनों में भर के पहुंचे। तो सरकार के लिए, खासतौर पे प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक चीज़ थी वीआईपी मूवमेंट। बिल्कुल। जिनके मीडिया पासेस बने थे, जिनके वीआईपी पासेस बने थे, वो लोग तो अपनी गाड़ियों से घूम रहे थे, उनको बहुत तकलीफ नहीं थी। हालांकि उनको भी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो गाड़ी चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आम जनता की बात करें, जो जनता ट्रेन से आ रही है खास तौर पे, वो जनता जो बिल्कुल जिसे कहते हैं आम जनता, वो जब ट्रेन से उतर रही थी तो उसको थोड़ा सा कष्ट इस बात का हो रहा था कि जब वो रेलवे स्टेशन से निकली, सिविल लाइंस जो जगह है प्रयागराज में, उसके पास एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ 2-3 स्टेशन हैं, वहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर का रास्ता होता है जो संगम तक आपको लेके जाता है। वो अपने परिवारों के साथ, अपने बोरिया बिस्तर के साथ, अटैचियों के साथ, थैलों के साथ, वो गांव की जनता पैदल तय कर रही थी।
सड़कों पे हुजूम था। और लगभग ऐसी तस्वीर हमें रोज ही देखने को मिली। किसी दिन कुछ 19, किसी दिन 21, किसी दिन 20, उस टाइप का था। लेकिन जब हमने देखा कि जब शाही स्नान का समय आया तो शाही स्नान के टाइम पे भीड़ बढ़ी और फिर पुलिस को व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी, बैरिकेडिंग्स लगाने पड़े, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, रूट को डाइवर्ट किया गया। और क्या है कि पूरा कुंभ जो था वो क्योंकि 12 किलोमीटर में फैला हुआ था, तो जगह जगह से उसकी एंट्री थी। कहीं कभी हनुमान मंदिर की तरफ से एंट्री है, तो कभी अरहल की तरफ, अरहल घाट सेक्टर 25 में जहाँ पे टेंट सिटी बनी थी वहाँ से एंट्री है। तो तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे थे, तो भीड़ बहुत थी। और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सत्य है। अच्छा, आपने अभी 144 साल वाली बात जो थी वही मैं बोलना चाहूँगी कि 144 साल जो था वही कह सकते हैं कीवर्ड था कि हाँ 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और शायद यही कारण है कि भीड़ अभी तक महाकुंभ में जो है वो आती जा रही है। ये जो फोमो एक कह सकते हैं कि इसका क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 144, क्योंकि मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि कितने सालों बाद ये महाकुंभ का पहला आयोजन हुआ था या कैसा हुआ था। ये जो पोजीशनिंग है इसको, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरे साधु संत हो, यहाँ तक कि जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं उसमें से जो एक शंकराचार्य हैं जिन्होंने ये भी कह दिया एक बयान में कि 144 साल का कोई मतलब नहीं है। कुछ सीएजी की रिपोर्ट भी इस तरह की सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जो 2011 में जो कुंभ हुआ था वो भी 144 साल बाद हुआ था। फिर इस तरह की चीज़ें वायरल हुई जो 2003 में हुआ था, वो भी 144 साल बाद हुआ था। लेकिन ये सत्य है कि सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जो आपने शब्द यूज़ किया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हो क्या रहा था कि हर दूसरे इंसान से जिससे आप मिलते हैं अपने गांव, शहर, देहात में, वो आपसे पूछ रहा था कि कुंभ गए। बिल्कुल। तो हर इंसान को लग रहा था कि यार ये तो हुआ या मैं नहीं हो क्या आया। और वो अभी भी चल रहा है। अभी तक लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम जाएं ना जाएं, जो लोग डर रहे हैं थोड़ा जाने में। दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया, आज हर के पास फ़ोन है, महंगे महंगे फ़ोन है, उस पर वो सारा दिन इंस्टाग्राम की रील्स चेक करते हैं। हर फेसबुक, हर इंस्टाग्राम की जो रील है वो लगभग 100 में से मान के चलिए कि 95 रील इस वक्त कुंभ की है। बिल्कुल। तो वो जब कुंभ लगातार आप सारे दिन उस चीज़ को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, उसकी भव्यता को देख रहे हैं, तो कोई आदमी उससे अछूता नहीं रहना चाहता। हर आदमी चाहता है कि मैं जाके देखूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लूं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कुंभ में इतनी भीड़ आई, क्योंकि इससे पहले भी तो कुंभ हुए हैं। ये कोई पहली बार तो है नहीं कि आज़ादी के बाद से कितने सारे कुंभ हो चुके हैं। लेकिन इस कुंभ की जो भव्यता थी, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे इवेंट को बनाया गया इस तरीके का कि जिसकी भव्यता से कोई नहीं छूटना चाहता था। सब लोग वहाँ जाना चाहते थे, सब लोग उसको महसूस करना चाहते थे, और उसी का एक बड़ा कारण है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो शिवांग, एक और दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ जो महाकुंभ में हुई वो थी मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई। बिल्कुल। पर ये भी कई रिपोर्ट्स में सामने आए कि 2 जगह भगदड़ हुई है। तो इन दोनों भगदड़ के बारे में, वहाँ पर उस दिन क्या हालात थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, जिस दिन मौनी अमावस्या थी 29 जनवरी को, ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार, सनातन परंपरा में, धर्म में, कि मौनी अमावस्या का स्नान महाकुंभ के स्नान में सबसे बड़ा स्नान है, और तीसरा शाही स्नान था वो। तो उसकी दूसरा या तीसरा, दूसरा था शायद, दूसरा था। तो दूसरा शाही स्नान था, सबसे बड़ा स्नान था। तो उसकी वजह से एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी कि हम लोग लिटरली चल नहीं पा रहे थे। धक्का लग रहा था और उस धक्के में आप आगे बढ़ रहे थे, और हम थे, हमारे और भी कई सारे सहयोगी थे। और वो बाई चांस की बात है कि जब आप, जिस दिन सुबह 4 बजे अखाड़ों को स्नान करना था, तो वहाँ पे जो हमारे मीडिया की व्यवस्था की गई थी सरकार द्वारा, हम लोग रात को वहीं रुके हुए थे, और जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है। अब हुआ क्या कि देखिए, जो लोग 27 तारीख को और 28 तारीख को वहाँ पे पहुँचे हुए थे उस कंपाउंड में, बेसिकली उस कंपाउंड को समझ लीजिए आप, तो वो लोग क्योंकि रेलवे स्टेशन से चल के आए थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे। अब किसी व्यक्ति को आप 6.5-7 किलोमीटर चलाएंगे, बिल्कुल, तो वो तो थक ही जाएगा। तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ स्नान किया, वहीं पे वो सो गए घाटों पे। उसके अलावा उनके मन में ये भी था कि यार अब इतनी दूर से आए हैं, धक्के खा के, ट्रेन में, फ्लाइट से, जैसे भी आए हैं, बसों से, तो अब कम से कम एक दिन की बात और है, रुक जाएं तो मौनी अमावस्या का स्नान ही कर लें, है ना। उस दिन अमृत बरसेगा, शाही स्नान है, तो नागा साधुओं को भी देख लेंगे, अखाड़ों को भी देख लेंगे। तो उसके चक्कर में लाखों लोग पहले से ही वहाँ जमा थे,
और वो करोड़ों लोग जो 29 तारीख के लिए आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे। बिल्कुल। तो एक होता है ना कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो बैलेंस बना रहता है, वो बैलेंस खत्म हो गया था। बेसिकली लोग आ ही रहे थे, जा कोई रहा ही नहीं था। प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि भाई सुबह सुबह 4 बजे नागा साधुओं को स्नान कराना है, अखाड़ों को स्नान कराना है। उनका फोकस ज़्यादा वो था कि अखाड़ों को कोई नाराज़गी ना हो, क्योंकि पहले के महाकुंभों की ऐसी कहानी हम सुनते आए हैं कि सुबह स्नान के टाइम कई बार नागा साधु नाराज़ हो गए, अखाड़े नाराज़ हो गए, भगदड़ मच गई, नागा साधुओं ने भगदड़ मचा दी। इस तरह की कहानियाँ भारत के इतिहास में दर्ज हैं। तो प्रशासन की कोशिश ये थी कि साहब अखाड़े और शाही स्नान जो हो वो बहुत बढ़िया हो। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग जो आए वो निकले ही नहीं, जो नए लोग आ रहे थे वो आए जा रहे थे। जो बैरिकेड्स लगाए थे पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, एक वक्त रात के वक्त ऐसा आया, करीब मुझे लगता है 1:15 बजे के आसपास का घटना है ये, 1:30-1:15 बजे की, जब वो बैरिकेड्स टूट गए। और जैसा मैंने कहा कि लोग उस दिन चल नहीं रहे थे, लोग धक्का खा के चल रहे थे। एक धक्का आता था फिर आप चलते थे, फिर धक्का आता था फिर आप चलते थे। वो जो समय था, वो जो पुलिस के जो बैरिकेड्स होते हैं वो बैरिकेड्स टूट गए। जो बल्लियाँ लगाई गई थी डाइवर्ट करने के लिए लोगों को, वो बल्लियाँ टूट गई। और जो लोग सो रहे थे घाटों पे उनके ऊपर लोग चढ़ बैठे, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको पीछे से धक्का आ रहा था। बिल्कुल। जो सो रहे थे, खास तौर पे इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग मरे वो बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, क्योंकि वो भाग नहीं पाए और फिर उनकी थकान भी थी, वो थकन से चूर थे। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले रेलवे स्टेशन पे जिन्होंने खुद ने कहा कि हम लोग तो 2-2, 4-4 लोगों पे चढ़ के निकले हैं, अगर हम ना चढ़ते तो उस सूची में हमारा भी नाम होता, जो मृत्यु वालों की सूची है। तो ऐसे भी लोग थे। तो वो घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। हम लोगों को करीब रात को 1:45 या 1:30 बजे के आसपास फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग भागे रात को। जब तक हम पहुँचे तो वहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्होंने एक पूरा ग्रीन ह्यूमन चेन जैसे कहते हैं, वो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया। और करीब करीब मतलब जिसे मैं अनगिनत एम्बुलेंसेस कहिए आप, बड़ी छोटी दोनों मिला के, मैं नंबर तो नहीं देना चाहता यहाँ पे, लेकिन कई सारी एम्बुलेंसेस लोगों को भर के लेके गई। उसमें कई लोग मृत्यु जिनकी वहीं स्पॉट पे हो चुकी थी, कुछ लोगों के अस्पताल जाके हुई, कुछ लोग बहुत बेरहमी से कुचले गए, घायल हुए। महाकुंभ में कई लोग सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, आईआईटी बाबा से लेकर मोनालिसा ने तो कह रहे हैं कि फिल्म भी अब वो करने वाली हैं। बिल्कुल। आईआईटी बाबा को लेकर कुछ नाराजगियां भी थी, अखाड़े को लेकर कहा गया था कि उनको निकाल दिया गया है, फिर वो शायद वापस आ गए थे महाकुंभ में। आईआईटी बाबा और मोनालिसा के ऊपर जो भी ये सोशल मीडिया का चला था, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब हम कुंभ पहुँचे तो हमने एक बहुत भारी नाराज़गी संत समाज में देखी। और वो संत समाज में नाराज़गी इसलिए थी कि जो ट्रैक्शन उनको मिलना चाहिए था, जो जिसे कहते हैं ना, हम मीडिया की भाषा में कहते हैं फुटेज, जो फुटेज उनको मिलनी चाहिए थी, अखाड़ों को मिलनी चाहिए थी, संतों को मिलनी चाहिए थी, या फिर जो चर्चा समागम, कुंभ समागम के माध्यम से होनी चाहिए थी धर्म को लेके, वो मीडिया में नहीं थी। वो वहाँ मीडिया से नदारत थी। धर्म के ऊपर चर्चा नहीं हो रही थी, उस तरह की चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन चर्चा हो रही थी आईआईटी बाबा के ऊपर, ओवरशैडो कर रहे थे वो। चर्चा हो रही थी मोनालिसा की आंखों के ऊपर, चर्चा हो रही थी अन्य चीज़ों के ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं नाराज़गी थी संत समाज में। बहरहाल वो बाद में दूर भी हुई। लेकिन दूसरी जो चीज़ थी जो हमको देखने को मिली, जो आपने सवाल किया कि इनको जो है आईआईटी बाबा वालों, असल में क्या है कि 2 चीज़ें हैं। भगाया गया, पहली बात तो वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि किसी को भगाया जाए, है ना, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से मुक्त थे, फ्री थे। कोई किसी से नहीं पूछ रहा था कि आप कहाँ से आए हैं, आपका जात क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप क्या खान पान, कुछ नहीं था वहाँ पे। सब एकदम फ्री था, जैसा आप हैं वैसे रहिए। उसी में एक आईआईटी बाबा थे, किसी पत्रकार ने उनको डिस्कवर किया, उनसे बात करने से पता चला कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, फिजिक्स के ज्ञाता हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। तो नेचुरली ऐसा होता है कि एक कॉमन मैन में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा कैसे बन सकता है। बिल्कुल। हालांकि ये विचार थोड़ा सा अलग ही है आज के दौर में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले होता था कि जो व्यक्ति बाबा बनते थे वो विद्वान होते थे। अब होता है कि विद्वान हैं तो बाबा क्यों बन रहे हैं, विद्वान है तो अब ऐसा होने लगा है। तो वो आईआईटी बाबा थोड़े से हिट हो गए, उनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी।
फिर जब वो बहुत हिट हो गए तो फिर लोगों ने कमी निकालना शुरू किया कि भाई आलोचनाओं का दौर ये शुरू। नशा करते हैं या ये अपने माँ बाप को भला बुरा बोलते हैं। और हो सकता है कि कुछ मीडिया का प्रभाव भी उनके मस्तिष्क पे पड़ा हो, हाँ। क्योंकि सडनली आप ग्लैमराइज हो गए, सडनली आपको पॉपुलैरिटी मिल गई, हर व्यक्ति आपको जान रहा है, हर व्यक्ति आपको छूना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। और क्यूरियोसिटी इसलिए भी थी कि वो एक नॉर्मल बाबा नहीं थे, वो किसी अखाड़े से संबंधित नहीं थे। एक ऐसा फकीर सा आदमी जो माला पहन के घूम रहा है, नशा भी कर रहा है, लेकिन उसकी बातें भी ऐसी लग रही हैं कि ये बहुत ज्ञानी आदमी है, कोई अवतार है, क्या है, कहानियां भी उनकी अनगिनत हैं। लोगों को उनके लिए पीड़ा भी है कि अपने माँ बाप से बेचारा अलग हुआ है, लेकिन माँ बाप को गाली भी दे रहा है। तमाम तरह की चीज़ें थी। बाद में कुछ लोगों ने डिस्कवर किया, वो महिला जिसका जिक्र किया आपने, उनकी आंखों के बारे में कि उनको पिक्चर मिल गई है अब। तो इस तरह की कहानियां वहाँ पे सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी थी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां भेजी और वो चली भी हैं। जो खोया पाया केंद्र था, इन कहानियों से इतर ये सबसे अहम चीज थी, मैं कह सकती वो जो खोया पाया सेंटर्स पे जो दर्द हमने देखा है, जो छलकते आंसू हमने लोगों ने देखे हैं, जहाँ खोया पाया का जो रिसेप्शन होता है, उस रिसेप्शन एरिया के पीछे जो कमरे बनाए गए थे मेडिकल एड के लिए, खान पान के लिए, वहाँ जो असंख्य लोगों में जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, बुजुर्ग किसी के पिता थे, दादा थे, वो बिछड़ गए, छोटे बच्चे बिछड़ गए या पति पत्नी बिछड़ गए, वो जो दर्द है, फिर वो 2-3 दिन तक अनाउंसमेंट चल रही है कि यहाँ पे आइए, वहाँ पे आइए। क्योंकि हम बचपन में सुनते थे ना, कुंभ में बिछड़ गए, दो भाई बिछड़ गए, ये होता ही है। लेकिन वो बिछड़ने और मिलने के बीच का जो समय है, वो काटना बड़ा मुश्किल होता है एक परिवार के लिए। और खास तौर पे जब आप बुजुर्ग हो या पति पत्नी बिछड़ जाएं या छोटे बच्चे बिछड़ जाएं, तो वो वहाँ जो हमने आंसू देखे, वो इमोशनल स्टोरीज, उसका अनुभव बहुत कचोटता है मानवता के नाते। क्योंकि आप खुद ऐसी कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरीके से आप अपने तमाम संसाधनों को जुटाएं और इस व्यक्ति को उससे मिलवा दें। यानी वो कहानियां कम आई, लेकिन जो वायरल वो कहानियां मुझे लगता है बाद में आई, खास तौर पे स्टैम्पेड के बाद। क्योंकि स्टैम्पेड के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार मिले हम लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि एक तो होता है कि ठीक है भाई, किसी व्यक्ति का परिवार है, स्टैम्पेड में कुचल के मर गया, बॉडी मिल गई, तो एक संतुष्टि आदमी कर लेता है कि चलो भाई अब मेरा हो गया, अब मुझे ये बॉडी कैसे लेके जानी है, वो आगे की राह सोचता है रोने पीटने के बाद। लेकिन एक होता है कि 3 दिन से एक आदमी अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके पिता मिल ही नहीं रहे हैं। फिर वो लौट के कुंभ में आ रहा है, फिर अनाउंसमेंट करवा रहा है, लेकिन 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। या कोई बहू बेटे हैं, वो बिहार के किसी गांव से आए हैं या नेपाल से आए हैं या उत्तर प्रदेश के किसी छोटे गांव से आए हैं, वो अपनी सासू माँ छूट गई। अब वो सासू माँ के पास ना मोबाइल है, या कोई किसी की माँ छूट गई, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनको मोबाइल नंबर याद है, ना उनके पास पैसे हैं। अब वो छूट गई हैं, उनको कोई वॉलंटियर बेचारा ले आया काउंटर पे, अब वो वहाँ 3 दिन से हैं। और बेटा बहू चले गए, खो गई माता जी, अब क्या करें। फिर वो किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस है, वो उस पर अपने आप में एक स्टोरी होनी चाहिए कि वो वॉलंटियर्स किस तरीके से ढूंढते हैं उनके माँ बाप को या उनके रिश्तेदारों को। वो एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में ढूंढना एक शख्स को, या वो उसमें मैंने पूछा, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप छूट गए, अब वो चले गए। जब वो चले जाते हैं, तो जैसे आपने बताया कि मैं फला गाँव की, मैं छपरा की हूँ, ठीक है, तो वो वॉलंटियर छपरा के थाने फ़ोन करेंगे, थाने से प्रधान का नंबर मिलेगा, प्रधान या किसी एमएलए का नंबर मिलेगा, फिर एमएलए अपने पॉलिटिकल लड़कों को लगाएगा, फिर या प्रधान किसी लड़के को लगाएगा, फिर पता लगेगा वो छपरा के और ज़्यादा इंटीरियर में ये परिवार है, ये गुप्ता जी का परिवार है, तो वो फिर जाके कहेंगे कि आपकी माता जी वहाँ मिल गई हैं, खोया पाया केंद्र पे हैं, आप संपर्क कीजिए। मतलब बदल गई है तस्वीर। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई खोया हुआ है तो मिलने की तो ये भी बड़ी इमोशनल स्टोरीज हैं। और जो मैंने कहा ना, खोने और मिलने के बीच का जो समय है, वो बड़ा क्रूशल होता है, वो बड़ा भावनात्मक होता है। आप कितना भी किसी को कपड़े दे दीजिए, खाना दे दीजिए, पानी दे दीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, और उसको पता नहीं मैं घर कैसे जाऊंगी या जाऊंगा, वो बड़ा पेनफुल है। शिवांग, मैंने एक चीज़ ये भी कहीं पढ़ी थी कि जब ये भगदड़ मची थी तो मुस्लिमों ने भी काफ़ी मदद की वहाँ पर हिंदुओं की। मतलब ये बहुत ही विचित्र चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, कह सकते हैं कि एक 2 धर्मों का एक मेल दिखा जहाँ पर मदद की लोगों ने। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, विचित्र तो नहीं है, मैं कहूँगा ये भारत की, जैसे कहते हैं, गंगा जमुना तहजीब है। और हम देखते आए हैं कि जिस तरीके से गुरुद्वारों में हम देखते हैं कि वो लंगर लगाते हैं, किसी से नहीं पूछते कि कौन, उसका धर्म क्या है, हर आदमी वहाँ जाके लंगर ग्रहण करता है।
ऐसे ही मुस्लिमों ने भी, जो आपने कहा मुस्लिम समाज के वहाँ पे जो मस्जिदें हैं, हाँ। या लोगों ने, हमने ऐसी भी स्टोरीज़ की, लोगों ने अपने घर खोल दिए, खासतौर पे स्टैम्पेड के बाद। वो एक मानवता की तस्वीर हमने यहाँ कवर करके भेजी भी थी कि वाकई में ये सत्य है। जब स्टैम्पेड हो गया, लोग परेशान थे, तो मस्जिदें खोली गई, पनाह दी गई, अपने घर खोले गए, जिनके पीजी चलते हैं वो पीजी खोले गए, किसी भी तरीके से अकोमोडेट किया गया लोगों को। क्योंकि देखिए, एक तस्वीर कुंभ की ये भी है जो हम नहीं समझते कि बहुत लोग संपन्न होते हैं पैसे से, धन दौलत से, वो लोग डॉर्मेट्री ले लेते हैं, होटल ले लेते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे सोने को मजबूर थे। एक वहाँ पन्नी मिल रही थी 2-2 रुपए की, 5-5 रुपए की, पीछे पन्नी होती है ना, थैली जिसे वो कहते हैं, वो थैली बिछा बिछा के लोग सो रहे थे फुटपाथों पे कि अभी थक गए हैं, स्टेशन से आए हैं, अब लेट लेते हैं, खाना वाना खा के फिर कल सुबह चलेंगे तो फिर जाके स्नान करेंगे। तो वो रात खुले में कट रही थी। या जो कुंभ का जो कंपाउंड है, जहाँ से एंट्री होती है, वहीं पे लोग सो रहे थे जगह जगह। तो ऐसे लोगों की बहुत मदद की गई। फिर स्टैम्पेड के बाद जो लोग बिछड़ गए, वो लोगों ने एक दूसरे की बड़ी मदद करी। तो इस तरह की तस्वीरें भी थी कुंभ की। शिवांग, महाकुंभ में अखाड़ों की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, जैसा कि आपने बताया। मैंने देखा कि सिख अखाड़े भी थे वहाँ पर, किन्नर अखाड़ा भी था, ममता कुलकर्णी का भी जो था एक ये चलता रहा है कि उनको महामंडलेश्वर बनाया गया, फिर उनको उस पद से हटाया गया। उसको लेकर क्या सब चीज़ें और इनकी कहानी क्या है, मतलब सिख अखाड़े की क्या महत्वता है वहाँ पर, ये किन्नर अखाड़े की क्या क्या कहानी, वो बताइए। देखिए, बेसिकली जो अखाड़ों का जो एक बहुत संक्षेप में, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन दर्शकों के लिए बता देता हूँ। भारत में 13 अखाड़े हैं मुख्य तौर पे। बाद में कुछ 1-2 और अखाड़े ऐसे हैं जिनको मान्यता दी गई, जैसे किन्नर अखाड़ा वगैरह, लेकिन मुख्य तौर पे जो 13 अखाड़े हैं, वो जो 13 अखाड़े हैं उनकी जो स्थापना की गई थी वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। भारत जब ऐसे दौर से गुजर रहा था जब आक्रांता भारत पे आक्रमण कर रहे थे, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जब खतरा था, हिंदू धर्म विलुप्त ना हो जाए, सनातन धर्म विलुप्त ना हो जाए, तो आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना करी, 13 अखाड़ों की स्थापना करी। और इस जो अखाड़े होते हैं उसमें मुख्य तौर पे जो बड़ा अखाड़ा है वो जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है, और इस तरीके से हमारे 13 अखाड़े हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में होता क्या है कि नागा साधु होते हैं। नागा साधु बेसिकली, उनके बारे में लोगों को थोड़ा गलतफहमी है, लेकिन मैं बता दूं, नागा साधु बेसिकली वो जिस वक्त कुंभ होता है उसी वक्त वो अपने उस रूप में रहते हैं। जो उनका बिना कपड़ों का नग्न वाला जो रूप होता है, वो केवल और केवल कुंभ के लिए होता है, जब वो पूरी बॉडी पे अपने राख मल के रहते हैं। अदरवाइज वो समाज में ही रहते हैं, हमारे और आप जैसे लोगों के बीच में ही रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। या वो अपने शिविरों में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, बनारस है, वृंदावन है, पुणे है, नासिक है, उज्जैन है, ऐसी जगहों में जो इनके शिविर और आश्रम होते हैं अखाड़ों के, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं सेवा करते हैं। और ये अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है, वो जरा बताएंगे? देखिए, अघोरी थोड़ा सा बेसिकली ये है कि वो तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, वो तांत्रिक तंत्र मंत्र जो होता है, वो भी एक तरह की साइंस है, मतलब तंत्र मंत्र वाली साइंस कहते हैं उसको। तो वो उसकी एक अलग पूरी प्रक्रिया है, वो जो की जाती है तंत्र मंत्र के माध्यम से, वो रात को की जाती है, शमशान में की जाती है। जैसे हम देखते हैं स्कल होता है, जो खोपड़ी जो जिसे कहते हैं हम लोग, वो खोपड़ी आम भाषा में कहा जाता है, वो रख के, और मिर्च वेर्च और नींबू और तमाम तरह की चीज़ें, वो अलग पूरा प्रोसेस है। लेकिन जो नागा साधु हैं वो बेसिकली भगवान शिव के भक्त हैं, और वो नागा साधु बनने की भी एक बहुत जटिल प्रक्रिया मैं होती है। जब पहले बातचीत कर रही थी, आपने बताया कि महामंडलेश्वर और नागा साधु को लेकर हाँ, देखिए, इस बार भी जो है कुंभ में करीब करीब 104 लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। नागा साधु बनने के लिए। उसमें 92 लोग थे जो नागा साधु बनना चाहते थे, और 12 लोग थे जो महामंडलेश्वर बनना चाहते थे। ठीक है। तो 12 लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई महामंडलेश्वर बनने के लिए, और 92 लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई नागा साधु बनने के लिए। ये तो रिजेक्शन हुए, बाकी जो बने वो तो बने ही। तो नागा साधु बनने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया से होके आपको गुजरना पड़ता है। पहली चीज़ तो आपका कोई संपर्क अपने परिवार से नहीं होना चाहिए। अच्छा। ना मोबाइल के ज़माने में भी बिल्कुल संपर्क नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा जो नागा साधु बनने का पूरा प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि वो शेयर करना ना मेरे लिए संभव है ना दर्शकों को भी। हाँ वो तो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, जो ऐसी कहानियां जो अनछुई रह गई, जो होनी चाहिए थी। एक तो मैं मानती देखिए, हूँ एक कि तो आपने जो सवाल खोया पूछा पाया था केंद्र। कि स्टैम्पेड वाला, स्टैम्पेड आपने कहा कि एक जगह हुआ कि हाँ, दो जगह हुआ। ये भी बहुत- स्टैम्पेड रिपोर्ट हुआ एक जगह का, हाँ कुछ दिनों के बाद जब वो मामला ठंडा पड़ा तो फिर एक और कहानी निकल के आई जो झूसी की तरफ हुआ था। झूसी भी हाँ, एक इलाका झूसी था वाला। जहाँ पे करीब 7 से 8 लोग मरे। एक स्टैम्पेड वहाँ हुआ और एक तीसरा छोटा स्टैम्पेड और एक जगह हुआ था। हालांकि प्रशासन ने इसे कंफर्म नहीं किया आज तक। ओके। प्रशासन ने जो स्टैम्पेड माना है वो एक ही माना है, वो त्रिवेणी घाट वाला संगम नोज पे। प्रशासन ने अभी तक उसे कंफर्म नहीं किया जो झूसी में हुआ और जो दूसरी जगह हुआ। प्रशासन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो इन्फ्लुएंसर आई थी तानिया मित्तल, हाँ वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा बताया कि कैसे उन्होंने लोगों की जान बचाई, कितने लोग मरे। वो एक हल्दीराम का काउंटर था, हाँ बिल्कुल वो उसमें लोग घुस गए थे, सामान करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान भी निकल गया। बच्ची रो रही थी। हाँ, और उनका इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ था। जी। और वहाँ कई सारी बॉडीज थी और वो विजुअल्स आपने देखे होंगे कि एक ट्रैक्टर उठा के ले जा रहा है हाँ, जूते कपड़ों को, सफाई की जा रही है वो सारी चीजों की। तो वो सब चीज़ें थी। बाकी मुझे लगता है लगभग सब कुछ रिपोर्ट हुआ है। अखाड़े रिपोर्ट हुए हैं, स्नान रिपोर्ट हुआ है, अच्छा बुरा भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि कुछ तस्वीर कुंभ की जो 29 से पहले थी, मौनी अमावस्या से पहले, वो अलग थी, वो बड़ी ग्लैमराइज तस्वीर थी। और जो तस्वीर 29 के बाद हुई उसके बाद इस तरह की जांच पड़ताल शुरू हुई कि ये हादसा घटित क्यों हुआ। अब इस बीच में हमें ये भी समझना होगा कि ये हादसा घटित हुआ क्यों। स्टैम्पेड का सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे भी नहीं मालूम ये क्यों हुआ, कि किस अधिकारी ने ये फैसला लिया, किस स्तर पे ये फैसला लिया गया। देखिए 31 पीपा पुल बनाए गए थे। पीपा पुल का बड़ा बनाने का कारण ये होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ आप नदी पार करके जा सकें। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब जो पीपा पुल बनाए गए 31 और करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे। मौनी अमावस्या से ठीक 1-2 दिन पहले वो पीपा पुल बंद कर दिए गए। अब पीपा पुल होने से क्या होता है कि जो पब्लिक एंटर करके आई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हाँ। कुछ पब्लिक हनुमान मंदिर की तरफ रहेगी, कुछ पब्लिक संगम नोज की तरफ जाएगी, कुछ पब्लिक आगे चली जाएगी अखाड़ों की तरफ। तो भीड़ छट जाती है, बट जाती है। पीपा पुल बंद होने से क्या हुआ कि जो भीड़ उस तरफ जा सकती थी वो सारी भीड़ इधर ही रह गई। और पीपा पुल बंद होने की वजह से जो उधर की भीड़ थी वो उधर रह गई। तो वहां भी बहुत भीड़ हो गई, यहाँ भी बहुत भीड़ हो गई, और इसकी वजह से ये स्टैम्पेड हुआ। एक बड़ा कारण उसमें से ये है। अगर प्रॉपर जांच की जाए तो मेरी गारंटी है कि ये एक बहुत बड़ा मूल कारण है जो हमने रिपोर्ट किया था। ठीक है शिवांग, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक शख्स जो गांव से निकलकर संगम नगरी पहुंचा है, उसको वहां रहने सहने के लिए खाने की व्यवस्था कैसी है, उसका खर्चा एक तरीके से बता दिया जाए तो कितना होगा आपके अनुसार? आपने इतने दिन रिपोर्ट किया है तो उसको कितना खर्चा पर दिन करना पड़ा? देखिए ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग फ्लाइट से गए। अब हम लोग जैसे अगर हम हमारी बात करें, हाँ। तो हम लोगों को बाय रोड जाना पड़ा क्योंकि फ्लाइट्स बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी। एक व्यक्ति का टिकट 26,000, 28,000, 32,000, 35,000। लोग कह रहे थे कि सिंगापुर के उससे मैच कर रहे हैं ये टिकट था। से। आम दिनों में आप प्रयागराज जाएंगे, अभी 26 फरवरी को कुंभ खत्म हो जाएगा, आप 27 फरवरी को कुंभ जाएंगे तो टिकट है 4500 रुपए की। सही में। लेकिन 26 तक जो टिकट चल रही है आप उसका रेट देखिए। ऐसे ही होटल्स थे। होटल्स का प्राइस एक हमें ऐसा होटल मिला जिसका 1500 रुपए का कमरा था। अच्छा। बाकायदा उसने रिसेप्शन पे पोस्टर लगा रखा था 1500 कि यहाँ 1500 रुपए का कमरा दिया जाता है नाश्ते के साथ। उस होटल में हमने 9,000 रुपए पे किए, वो बोर्ड लगे होने के बावजूद जी। ये हालत थी। पूरा प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास के होटल्स, जो शहर शुरू होने से पहले भी कुछ होटल्स होते हैं ना, वो सब फुल थे। अच्छे होटल तो अवेलेबल ही नहीं थे, और बकवास होटल भी जो जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल बेकार होटल हैं, वो भी सब फुल थे। सारी डॉर्मेट्रीज फुल थी। यहाँ तक कि हमने ऐसे कई सारे होटल देखे, जैसे एक सिविल लाइन्स में एक होटल है विट्ठल होटल, तो उन्होंने जो बैंक्वेट होता है ना, जिस बैंक्वेट में शादियां होती हैं, खाना चलता है, हाँ। उस बैंक्वेट में गद्दे लगा रखे थे। पर गद्दा 1500 रुपए, पर गद्दा 3000 रुपए, सिर्फ गद्दा और कॉमन लेड बाथ। ये हालत थी। तो मतलब जो आपने पूछा कि आम आदमी का कितना खर्चा होगा, वो तो डिपेंड करता है कि पहली बात तो आप आ कहाँ से, आप तेलंगाना से आ रहे हैं तो आपका
प्राइस वैसा होगा, ट्रेन का भी, बस का भी और फ्लाइट का भी। खाने पीने की लंगर व्यवस्था का क्या है वहाँ पर? ये मैं हाँ, खाने पीने का ये है कि देखिए जो बिल्कुल गरीब और आम तबके के लोग हैं उनको मुझे लगता है कि खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ लंगर बहुत चल रहे थे, जगह जगह अखाड़ों ने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। विश्व हिंदू परिषद का कैंप था जहाँ 24 घंटे खाना मिल रहा था, 24 घंटे चाय मिल रही थी। इस्कॉन टेम्पल का कैंप था, वहाँ खाना मिल रहा था। अखाड़े जो हैं हमारे, जो 13 अखाड़े हैं, वहाँ आप कभी भी चले जाइए तो चाय नाश्ता खाना अवेलेबल था। लेकिन इसके बाद भी मैं ये नहीं कहता कि वो पूर्ण रहा होगा, वो पूरा पड़ा होगा लोगों के लिए। करोड़ों लोग थे वहाँ पे, अब तो 50 करोड़ से ऊपर पहुँच चुके हैं लोग, लेकिन अधिकांश तौर पे खाना अवेलेबल था। जगह जगह काउंटर लगे हुए थे खाने के, कहीं पूड़ी छोले मिल रहे थे, कहीं आलू की सब्जी मिल रही थी, कहीं कड़ी चावल मिल रहा था, कहीं राजमा चावल मिल रहा था, और बहुत सस्ते में मिल रहा था। जगह जगह चाय मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि खाने पीने की समस्या थी, लेकिन फिर भी जहाँ करोड़ों लोग, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, हमारे घर में भी कभी शादी होती है ना भारत में, तो किसी ना किसी का मुंह फूल जाता है। हाँ, ये तो है ना, कि भाई ये कमी रह गई, गुलाब जामुन गर्म नहीं थे, जलेबी गर्म नहीं थी, या रात को हमारे कमरे का पंखा खराब था, या लाइट चली गई आधे घंटे के लिए, मच्छर काट गए। तो ये तो एक इतना बड़ा इवेंट है, कुछ ना कुछ तो कमियां रहेंगी ही रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बड़ा इवेंट था और सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है सरकार द्वारा। कुछ कमियां थी, वो गंभीर कमियां थी, उस पर मुझे लगता है आने वाले वर्षों के लिए सबक लेना चाहिए। शिवांग, जाते जाते कोई ऐसी याद या फिर महाकुंभ की ऐसी सीख जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, प्लीज बताइए। देखिए, ये याद नहीं है, अनुभव है। ये अनुभव और है। अनुभव जो होता है वो आप समेट कर वो आप अपने पास समेट के रख सकते हैं, उसको आप ज़्यादा साझा नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो लोग अभी नहीं गए हैं वो अगर जा सकते हैं तो हो आए। और अनुभव कमाल का है। असल में अब क्या है ना, अब अखाड़े जाना शुरू हो चुके हैं। हाँ। तो भीड़ वैसे भी कम हो गई है। अब गाड़ियां चल रही हैं, मैं तस्वीरों में देख रहा था, पीपा पुल पे गाड़ियां चल रही हैं आराम से, बाइक वाले भी घूम रहे हैं, बैटरी रिक्शाज भी चल रहे हैं। वो टाइम जब हम वहाँ थे वो बहुत ही केओटिक टाइम था, है ना। तो मैं वहाँ पे एक पत्रकार से मिला और उनसे मैंने पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कुंभ। तो उन्होंने मुझे एक शब्द में पूरे कुंभ को समझाया, जो मैं दर्शकों के लिए भी कहूँगा जो आपने पूछा। इट वॉज अ अरेंज्ड मेस। ओके, एक ऐसा मेस था जिसको अरेंज किया गया था। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू यू नो सम अप, कि एक ऐसा मेस जो अरेंज किया गया था। हालांकि उसके कुछ अरेंजमेंट्स खराब निकले लेकिन फिर भी इट वाज अ बिग इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने महाकुंभ की जितनी भी इनसाइड स्टोरीज थी शुरू से लेकर अंत तक, एक एक चीज़ बारीकी से हमें बताई। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।